हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर वबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का इतिहास। तो हम इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक कवर करने वाले हैं अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता का। ये टॉपिक है आपका कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसी का हम ये टॉपिक आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता क्या कहलाती है। तो ये दोनों जो साथ में लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में संबंधित भी होंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों कैसे संबंधित होंगे। अनौपनिवेशीकरण का मतलब क्या होगा और स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा। ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब अगर आप अनौपनिवेशीकरण होगा तो स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता होगी तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनौपनिवेशीकरण हो रहा है। तो आपको अगर ये शब्द समझाओ तो उसके पहले आपने एक शब्द सुना होगा बहुत बार, उपनिवेशवाद, है ना। आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा उपनिवेशवाद। और दूसरा एक शब्द सुना होगा उपनिवेश। सुना है कि नहीं सुना है? सभी ने सुना होगा और इस चैप्टर में आपने दम से उसके बारे में जाना भी होगा। हमने जाना था कि उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है। तो उपनिवेशवाद के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत होता यह है कि आप अगर जब किसी देश को या किसी भूभाग पर, है ना, किसी भूभाग पर क्या करते हैं, कब्जा जमाते हैं। तो जैसे ही आप कब्जा जमाते तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है कि हम अपने देश से गए और किसी दूसरे देश पर हमने कब्जा कर लिया और वहां के संसाधनों का दोहन करना स्टार्ट कर लिया। तो ये पूरा सिद्धांत या पूरा ये विचारधारा क्या कहलाती है, इसको कहते हैं उपनिवेशवाद। जिस इलाके पर आपने कब्जा किया है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका उपनिवेश, आपकी कॉलोनी हो जाएगा, वहां पर आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो ये दो शब्द हमने जाने थे या हम जानते थे कि उपनिवेशवाद और उपनिवेश क्या कहलाता है कि जब आप किसी नए भूभाग पर कब्जा करते हैं और उसे अपने हिसाब से चलाते हैं, वहां के संसाधनों का अपने हिसाब से उपयोग करते हैं, तो इस सिद्धांत को या ये फिलॉसफी या ये जो विचारधारा है उसको कहते हैं हम उपनिवेशवाद। और जिस इलाके पर हमने कब्जा किया है वो क्या कहलाएगा, वो अब से कहलाएगा हमारा उपनिवेश। जैसे भारत के संदर्भ में कहा गया था कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ब्रिटेन ने यहां पर उपनिवेशवाद का सिद्धांत लगाया था और यहां के संसाधनों का उपयोग किसके लिए कर रहे थे, वो अपने भले के लिए कर रहे थे। तो ये बात समझ में आई कि उपनिवेशवाद क्या हो गया और उपनिवेश क्या हो गया। अब उपनिवेश का मतलब क्या हो गया, हमने जान लिया कि भाई जहां पर कब्जा हो गया वो उपनिवेश है और वैसा ही सिद्धांत क्या है उसको कहते हैं उपनिवेशवाद कहलाता है। अब जब आप वहां से हटना स्टार्ट करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब इसमें हम आ जोड़ देंगे, औपनिवेशवाद कर देंगे या अनौपनिवेशवाद कर देंगे, इसमें हम इसका उल्टा कर देंगे, इसको कर देंगे अनौपनिवेशवाद, है ना। जैसे ही हम इसको अनौपनिवेशवाद कर देंगे, मतलब क्या हो गया कि जो सिद्धांत था उपनिवेशवाद का, उपनिवेश का सिद्धांत क्या था, इसको कहते थे उपनिवेशवाद। ये क्या हो गया, इसमें अन जोड़ दिया गया, मतलब कि अब ये इसका उल्टा हो गया। तो अब गुलाम बनाने की जगह क्या करेंगे, आप वो इलाका छोड़कर आ रहे होंगे। जब उस इलाके को आप छोड़कर आ रहे होंगे तो वो इलाका क्या होगा, धीरे धीरे स्वतंत्र होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए एक बार इस कॉन्सेप्ट को अपन देख लेते हैं अच्छे से कैसे होगा ये। देखना, हमने देखा कि एक है हमारे पास जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अनौपनिवेशवाद, है ना। आपके पास एक अभी जो हमारे पास टॉपिक है अनौपनिवेशवाद और इसी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है साथ में, क्या, उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता, है ना। ये दो शब्द आपने इस टॉपिक के अंदर देखे थे। मैंने बात की थी कि आपने इसके पहले 2-3 टॉपिक या एक आध 2 नाम के बारे में बात सुना होगा जिसको हम कहते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या है कि ये सिद्धांत क्या हो गया कि आप किसी इलाके पर गए और आपने किसी इलाके पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और वो इलाके पर कब्जा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका उपनिवेश बन जाएगा। और आपका उपनिवेश बनेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि वो आपका क्या हो गया, एक तरीके से गुलाम हो गया। हम अगर ये डायरेक्ट ना नहीं कहते हैं, मतलब अच्छा शब्द उपयोग करते हैं उपनिवेश, अगर हम सीधे तौर पर कहें तो वो क्या हो गया, गुलाम। जब हम इस प्रक्रिया का उल्टा कर देते हैं ना, जब इस प्रक्रिया का उल्टा कर देते हैं, ये इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, अन जोड़ देते हैं, इसका उल्टा मतलब अभी क्या कब्जा कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, हम कब्जा कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, कब्जा छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना। जब कब्जा छोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो इलाका क्या होगा, घटता चला जाएगा। मतलब जो लोग आपके गुलाम थे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्वतंत्र। मतलब कि जो
इलाका आपके कब्जे में था वो क्या होना हो जाएगा स्टार्ट, स्वतंत्र। इस कारण से क्या कहा गया है, इसी कारण से दो टॉपिक लिए गए साथ में, उपनिवेशवाद के साथ क्या लिया हमने, स्वतंत्रता का टॉपिक लिया हुआ है। तो ये बात क्लियर है। उपनिवेशवाद क्या है, तो हम उपनिवेशवाद या अनौपनिवेशवाद क्या है, तो उपनिवेशवाद जो होता है जब आप इलाके पर कब्जा करेंगे, जब इलाके पर आप उसका शोषण करेंगे या उसका दोहन अपने हिसाब से करेंगे, वो कहलाता उपनिवेशवाद। जब इसका उल्टा कर देंगे कि आप उस इलाके से छोड़ना स्टार्ट करेंगे, उस इलाके से हटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या कहला जाएगा, आपका अनौपनिवेशवाद कहला जाएगा। उपनिवेशवाद में आप नए इलाके पर जाकर कब्जा कर रहे हैं, मतलब कि वो आपका गुलाम बन रहा है या आपका हिस्सा बन रहा है। अनौपनिवेशवाद में क्या हुआ कि आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उपनिवेशवाद जुड़ा हुआ है या उपनिवेशवाद जुड़ा हुआ है उपनिवेश बनाने से, मतलब कि कब्जा करने से या गुलाम बनाने से। और अनौपनिवेशवाद किससे जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र करने से, कि उन चीजों को हम हटते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं। जैसे आपने देखा कि भारत को धीरे धीरे अंग्रेज क्या हो गए, छोड़कर चले गए। पहले उन्होंने हमको गुलाम बनाया, फिर हमारा शासन, हमारा धन संपत्ति सब ले गए, कुछ कुछ लूट कर ले गए यहां से, जैसे भी उनसे बना। लेकिन जब वो यहां से गए, तो जब वो यहां से जा रहे थे तो क्या हुए, हम स्वतंत्र हुए। साथ ही साथ इसको क्या कहेंगे, ये अनौपनिवेशवाद कहलाएगा कि उन्होंने हमको आजाद कर दिया या हम स्वतंत्र हो गए, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो गए। तो आप एक बात और याद रखेंगे, जब जब अनौपनिवेशवाद होगा या अनौपनिवेशीकरण होगा, मतलब कि जब जब लोग हटेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, स्वतंत्र होंगे। क्या स्वतंत्र होंगे, राष्ट्र स्वतंत्र होंगे, नए राष्ट्र स्थापित होंगे स्वतंत्र होकर। यह बात क्लियर कि अनौपनिवेशीकरण क्या हो गया, अनौपनिवेशीकरण किससे बना हुआ है, अनौपनिवेशवाद से बना हुआ। जब आप इलाके को छोड़कर जा रहे हैं, किसी इलाके को आजाद कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहला जाएगी, उसको कहेंगे हम अनौपनिवेशीकरण कहलाएगा, या ये सिद्धांत क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम अनौपनिवेशवाद। क्लियर ये बात, ये क्रिया हो गई। इस चीज को क्या कह देंगे कि ये प्रक्रिया है, और इसमें अगर हम वाद लगा देते हैं, करण की जगह वाद लगा देते हैं, तो सिद्धांत बन जाता है। वाद की बात मैंने बताई थी कि जब भी किसी चीज के पीछे वाद आता है तो वो सिद्धांत, राष्ट्रवाद, समाजवाद, जातिवाद, वो एक विचारधारा बन जाती है ना। तो ये एक क्रिया हो गई जिसपे हम क्या करेंगे, आजाद करना स्टार्ट कर रहे हैं। लोग क्या, देश क्या हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। तो इसी कारण से स्वतंत्रता, और क्या स्वतंत्र हो रहे हैं, राष्ट्र स्वतंत्र होकर नए स्थापित हो रहे हैं, स्वयंभू राष्ट्र आ रहे हैं, स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित हो रहे हैं। तो ये नाम से ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ यहां पर। तो आप देखेंगे यहां पर जो दूसरा विश्व युद्ध है, इसके खत्म होने के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग है ना, दुनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग किसका, औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा। औपनिवेशिक शासन के अधीन मतलब हम क्या कहते हैं, गुलाम रहा या उनका क्या रहा, कब्जा रहा। हम ये कह सकते हैं कि इनका जो ताकतवर लोग हैं उनके कब्जे में रहा या उनका गुलाम रहा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी, मतलब 1945 के बाद भी कई सारे इलाके औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे। अगले 2 दशक, मतलब कि 2 दशक का मतलब क्या हो गया, अगले 20 साल है ना। तो 20 साल में आप देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका के कई सारे उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। मतलब अगले 20 साल में कई सारे राष्ट्र क्या हुए, स्वतंत्र होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये स्वाधीन होना स्टार्ट हो जाते हैं कि भैया वो अपने अधीन चलेंगे, अब आपके अधीन नहीं होंगे, वो अपने तरीके से चलेंगे। तो अगले 20 सालों में एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र यहां पर स्वतंत्र होंगे। लेकिन जो राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे उन सभी राष्ट्रों में गरीबी और संसाधनों की कमी है ना, मतलब गरीबी थी, देश गरीब था, देश में गरीबी व संसाधनों की कमी हुआ करती थी। संसाधन का मतलब क्या हो गया, आय उतनी नहीं बढ़ पा रही है, व्यापार नहीं है ना, खनिज संपदा तो है लेकिन उसका सही तरीके से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आपकी आय अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, देश में गरीबी होगी, देश गरीबी से जूझ रहा था। कैसे, आपने देखा उपनिवेशवाद था तो इनने उसका दोहन बहुत किया, लेकिन जब ये आजाद हो गया तो इन लोगों के पास मैकेनिज्म नहीं था, इनके पास व्यवस्था नहीं थी कि हम कैसे अपने देश को गरीबी से दूर करें। तो ये जो देश हैं जो स्वतंत्र हो रहे थे, कौन से देश जूझ रहे हैं, स्वतंत्र होने वाले देश या स्वतंत्र होने वाले राष्ट्र, या इनको कहें कि नए राष्ट्र है ना, नए राष्ट्र जो नए राष्ट्रों के रूप में उभर रहे थे। ये कैसे हैं, ये गरीबी से प्रताड़ित हैं। यहां पर गरीबी काफी देखने को मिल रही है और संसाधनों की कमी आपको देखने को मिल रही है। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण क्या हो गया था, अस्त व्यस्त। औपनिवेशिक शासन ने क्या किया था, ये क्या करता है अपन को पता है कि ये अपने फायदे के लिए या अपने भले के लिए आपका या आपके संसाधनों का क्या करता है, संसाधनों का दोहन करता है। संसाधनों का क्या करता है, दोहन करता है। ठीक,
तो ये अब ये दोहन करेगा, तो इसको आपसे मतलब नहीं है कि आपका हिसाब किताब कैसे चल रहा है। इस कारण से क्या कहते हैं कि हमारा जो समाज था या हमारे मतलब जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो कैसे हुए, अस्त व्यस्त, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल पा रही हैं। ये बात क्लियर कि भाई दूसरे विश्व युद्ध के साथ ही क्या हो गया कि दुनिया में औपनिवेशिक शासन का भी दौर था। जो देश आजाद हुए वो गरीबी से जूझ रहे थे। गरीबी से जूझने के कारण क्या था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज क्या थे, अस्त व्यस्त हो रही थी। अब इन सब चीजों का हल निकालने के लिए दो संस्थाएं बनाई गई थी, हमने पढ़ा हुआ था, जिनको हम कहते हैं IMF और विश्व बैंक, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती हैं। ये दो संस्थाएं बनी हुई थी। हमने देखा था कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद ये दोनों बनी थी, और इनको हम क्या कहते हैं, ये ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहलाती हैं। तो इन संस्थानों का काम क्या था, तो ये खास तौर पर फोकस कर रही थी कि औद्योगिक देशों की जो जरूरतें हैं, है ना, औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही थी। क्योंकि जब आप बनाए गए हैं, आपको IMF और विश्व बैंक के तरीके से आपको जब स्थापित किया गया है, तो आप क्या देखेंगे, आपको खास तौर से चीजों को देखना चाहिए। आप देखेंगे यहां पर कि जब IMF बन गया और क्या बन गया, विश्व बैंक बन गया, तो इनके लिए सभी देश कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कैसे सभी देश, मतलब देश हमारे पास दो प्रकार के थे। एक तो ऐसा देश हम कह दें कि जो औद्योगिक, है ना, जो क्या कर रहे थे, जिनमें आपको औद्योगिक गतिविधियां दिख रही थी, मतलब उनको क्या कहते हैं, हम औद्योगिक देश कह सकते हैं। और एक देश वो थे जो भी हाल में नए देश बने हैं या अभी हाल में क्या हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं या स्वाधीन राष्ट्र बने हैं। क्लियर। तो अब इनने क्या किया कि जो ये IMF है, ये IMF और विश्व बैंक किस पर ध्यान ज्यादा दे रही थी, औद्योगिक देशों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही थी, उनकी तरक्की करने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, है ना, औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। जबकि भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। भूतपूर्व का मतलब क्या हो गया कि ऐसे इलाके, भूतपूर्व का मतलब क्या हो गया कि जो पहले कभी उपनिवेश रहे हैं, मतलब अभी क्या हो गए, नए स्वतंत्र राष्ट्र हो गए। इन नए स्वतंत्र राष्ट्रों में अगर हम देखें कि ये गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष, मतलब उतने सक्षम नहीं थे, या आप देखें कि इसका उतना इंटेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, उतनी दमदारी से ये उनके लिए काम नहीं कर रहा था। क्योंकि ये किसके लिए काम कर रहा था, औद्योगिक देशों के लिए। ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसके पीछे कारण ये है क्योंकि आप देखेंगे कि इन देशों पर या इन संस्थाओं पर, IMF पर और विश्व बैंक पर नियंत्रण किसका था, इन्हीं औद्योगिक देशों का। ये औद्योगिक देश कैसे हैं, ये वही देश हैं जिनने कभी किसी दूसरे देशों को गुलाम बनाया था या अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। तो बात समझ में आई कि ये इसी कारण से इनकी जरूरतों को ज्यादा टारगेट कर रहे थे, जबकि जो नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं उनकी गरीबी और उनकी समस्या और उनकी विकास के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इससे कहा गया कि ये इन नए राष्ट्रों की गरीबी निपटाने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए और विकास की समस्याओं को लेकर उतने दक्ष नहीं होते हैं। क्लियर ये बात। लेकिन अगर आप देखें तो कुछ देश आए हैं, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर नहीं थे। मतलब इन देशों ने क्या कर दी, IMF और विश्व बैंक से निर्भरता कम कर दी, है ना, IMF और विश्व बैंक से निर्भरता कम कर दी। इसके ऊपर ये निर्भर नहीं रहे, है ना, निर्भरता क्या कर दी, इन्हें घटा दी, क्योंकि इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत व्यवस्थित तरीके से पुनर्गठित किया है। इसी कारण आप देखेंगे कि 50 के दशक में, 50 का दशक मतलब क्या हो गया कि आप 1950 का जो आखिरी साल आएगा, 50 का दशक मतलब 57, 58, 59 की बात की जा रही है, तो आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे। अब इनको लगा कि हमारे ऊपर जब उंगली उठ गई है कि आप उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, और जापान, मतलब आप देखें कि यूरोप के और जापान ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया और IMF से अपनी निर्भरता कम कर दी, विश्व बैंक से निर्भरता कम कर दी। अब इन देशों की निर्भरता कम हुई तो अब विश्व बैंक का और IMF का ध्यान कहां चला गया, इन देशों के ऊपर। ये नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इन नए स्वतंत्र राष्ट्रों के ऊपर उसका ध्यान यहां पर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यह बात क्लियर कि भाई इसके ऊपर क्या हो गया, उनका ध्यान जाना स्टार्ट हो जाता है। क्या हुआ कि दुनिया के जो अल्प विकसित भाग थे, है ना, दुनिया में जो अल्प विकसित का मतलब क्या हो गया, जो अभी भी विकसित नहीं थे, वो क्या थे, अभी उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन थे। पश्चिमी साम्राज्य का मतलब क्या हो गया, यूरोपीय देश। क्या हो गया, यूरोपीय देश।
इन यूरोपीय देशों के अंदर अभी भी ये क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। किनका? जो अल्प विकसित है, मतलब किसको गुलाम बनाया था? जो कम विकसित देश है या जो विकसित नहीं हो पाए हैं या जो दुनिया के साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं, उनको अभी भी उपनिवेश मतलब कि क्या है, आप अभी भी उन पर अपना कब्जा स्थापित करके बैठे हुए हैं या उनको आप अभी भी अपना गुलाम बनाकर बैठे हुए हैं। क्लियर? अब आप ये देखेंगे कि जो ये देश नए आजाद हुए हैं ना, कौन से? जिनको आप स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं, या जिनको आप स्वाधीन राष्ट्र कहते हैं, जो हाल में ही स्वतंत्र हुए हैं। किससे स्वतंत्र हुए हैं? अगर इनकी बात करें तो इनको किससे मुक्ति मिली है? उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली है, उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए हैं। और इन देशों में अगर हम देखें तो इनके यहां समस्या क्या है? इनके यहां समस्या आती है गरीबी की, इनके यहां समस्या आती है गरीबी की, है ना, गरीबी की और विकास की, गरीबी की और विकास की। और ये गरीबी और विकास की समस्या के समाधान के लिए क्या बनाया गया है? गरीबी और विकास की समस्या के समाधान के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक बनाया गया है। तो उस आईएमएफ और विश्व बैंक के अंदर आप जैसे ही जाते हैं तो आप पाते हैं कि जो नए स्वाधीन राष्ट्र हैं, है ना, जो स्थापित हुए हैं, वो अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त मतलब गहराई से निकालने के लिए जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद ले रहे हैं। किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की? इनको कहते हैं अपन क्या? आईएमएफ और विश्व बैंक कहलाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हमने देखा था ना, ब्रिटेन वुड्स से बने हुए थे। आईएमएफ और इनको विश्व बैंक कहा जाता है की मदद लेनी पड़ रही है। और इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर किसका कब्जा है? उन शक्तियों का वर्चस्व ज्यादा है जिनने कभी हमको गुलाम बनाया हुआ था। तो अभी ये समस्या आने वाली, क्या वो हमारा भला करेंगे या नहीं करेंगे? इसी कारण से आप देखेंगे जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनका भला थोड़ा सा बाद में हुआ, पहले भला किसका हुआ? हमने देखा था कि जो औद्योगिक देश थे, जब यूरोप ने और जापान ने अपने आप को पुनर्गठित कर लिया, अपनी अर्थव्यवस्था को बना लिया और आईएमएफ और विश्व बैंक से अपनी निर्भरता घटा दी, तब जाकर इन अंतर्राष्ट्रीयों ने हमारे ऊपर मतलब कि ऐसे देश जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए हैं या उपनिवेशवाद से छूटकर उपनिवेशवाद से आजाद होकर नए राष्ट्र बन रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया। तो समस्या यहां यही आ रही थी कि जो नए राष्ट्र बने हैं वो अपने देश की जनता की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए या इस गहराई को भरने के लिए जिन संस्थाओं का सहारा ले रहे हैं, उन संस्थाओं में औपनिवेशिक शक्तियों का वर्चस्व ज्यादा था। ठीक, तो औपनिवेशीकरण के बाद, अनौपनिवेशीकरण के बहुत साल बाद, है ना, अनौपनिवेशीकरण क्या हो गया? मतलब आपको आजाद कर दिया गया। तो अनौपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्र, मतलब जो आजाद हुए थे, नव स्वाधीन राष्ट्र की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण बना रहा। मतलब जिनने आपको गुलाम बनाया था या जिनके आप उपनिवेश थे, है ना, उनका आपकी अर्थव्यवस्था पर मतलब कि किस पर? आपके पैसे पर, आपकी संपत्ति पर, आपकी अर्थव्यवस्था पर इनका क्या बना रहा? नियंत्रण स्थापित रहा। मतलब आपके देश में आर्थिक गतिविधियां अभी भी किसके इशारे पर चल रही थी? जिन राष्ट्रों के आप औपनिवेश रहे हैं, उन राष्ट्रों के इशारे पर आज भी आपके यहां पर आपकी आर्थिक गतिविधियां चल रही थी। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, किनके? ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, और जहां उनका कभी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित था और वहां के महत्वपूर्ण संसाधन जैसे खनिज संपदा और जमीन अभी भी ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों का ही, जो वहां के संसाधन थे उन पर ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों का ही क्या था? कब्जा था, नियंत्रण था। और वो इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे तैयार? आप संसाधन का मतलब क्या हो गया? आप समझ लो, यहां पर संसाधन का मतलब हो गया कि आपको यहां से आर्थिक चीजों का फायदा हो रहा है ना, आर्थिक चीजों का फायदा हो रहा है। मतलब कैसे? आप या तो खनिज के माध्यम से ले जा रहे हैं या आप टैक्स के माध्यम से यहां से पैसा ले जा रहे हैं, लेकिन आपका दोनों तरीके से पैसा कलेक्ट होकर कहां जा रहा है? आपके देश में जा रहा है। तो वहां पर क्या कर रहा है? ये विकास कर रहा है, वहां पर ये विकास कर रहा है, और वहां पर विकास होगा, है ना। अगर वहां पर विकास हो रहा है, किसके पैसे से हो रहा है?
हमारे पैसे से। एक कहावत है ना कि जब गाय लगती है तो लगती गाय की लातें सब कोई सहता है। मतलब अगर छोटे मोटे विद्रोह हो रहे हैं, कोई आवाज उठ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन खींचना हम बंद नहीं करेंगे। इसी कारण से इस पैराग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां संसाधनों पर, जो संसाधन थे, जो भी आपके खनिज हो या दूसरे संसाधन, उन पर नियंत्रण जो स्थापित था उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात समझ में आएगी क्यों छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे? क्योंकि यहां से पैसा मिल रहा है और अपने देश पे ये पैसा लगा पा रहे हैं या भला बहुत कर पा रहे हैं, है ना। वो कहावत बहुत लोकल कहावत है, आप जानेंगे कि लगती गाय की लातें सब कोई सहता है। अगर वो 4 लीटर दूध दे रही है और 1 लात मार देती है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण से ये लोग क्या है, नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देश, मतलब कि आप देखोगे अमेरिका भी औपनिवेशवाद से आजाद हुआ था, ये भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, या ये भी औपनिवेशवाद से आजाद हुआ था, लेकिन ताकतवर हो गया, शक्तिशाली हो गया। तो ये ऐसे शक्तिशाली देश भी क्या करते हैं, इन देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का, विकासशील मतलब जैसे हमारे जैसे देश हैं, भारत और ब्राजील जैसे देश हैं, ये विकासशील हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो अगर हम आज से 20 साल पहले पहुंच जाए तो हम विकासशील थे। तो हमारे जैसे विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर डालते हैं और कीमत क्या मिलती है, बहुत कम कीमत मिलती है। जबकि ये जानते हैं कि हम बहुत कम कीमत पर इनका दुरुपयोग कर रहे हैं ना, दुरुपयोग ही कहेंगे उसको। उसके बाद भी ऐसे देश जो कभी इसी समस्या से निकले हुए थे, लेकिन ये भी उस दर्द को नहीं समझते, क्योंकि फायदा सबको दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर ये बात आपको समझ में आएगी क्या है भैया औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, है ना। कि यहां पर जो भी सिस्टम चल रहा था कि अनौपनिवेशीकरण क्या था भाई, अनौपनिवेशीकरण की क्रिया वो हुआ करती थी कि लोग आजाद हो रहे हैं और देश स्वतंत्र हो रहे हैं। और इन स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ समस्या भी हमने देखी कि जो IMF और विश्व बैंक है, वहां पर वही पुरानी शक्तियों का वर्चस्व था। बाद में जब वो लोग डेवलप हो गए तो फिर हमारे ऊपर ध्यान देना स्टार्ट हुआ। तो क्या जब वो स्वतंत्र हुए होंगे, या जो देश हैं उनने तो 20-25 साल लगा दिए होंगे अपने आप को डेवलप करने में, तो क्या 20-25 साल बाद हम जागेंगे, काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा नींद खुल जाएगी, हम भी जागना स्टार्ट कर देंगे। देखना दूसरी ओर क्या होगा कि ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशकों में, है ना, मतलब 1950 की बात कर रहे हैं ये, और 1960 के दशक की बात कर रहे हैं। इन दशकों में जब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से प्रगति कर रही थी, मतलब कि यूरोप के देश तेजी से तरक्की कर रहे थे, उस टाइम पर हमको कोई फायदा नहीं हुआ था। हमने देखा था कि जापान और यूरोप के जो देश हैं, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने अपने आप को इतना तैयार कर लिया था कि उन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक की उतनी जरूरत नहीं रह गई थी। तो हमारे यहां पर एक समस्या है कि भैया हमने अगले 50 से लेकर 70 तक, है ना, मतलब 2 दशक यही हो गया, 50 से 60 का एक दशक, 60 से 70 का दूसरा दशक। तो ये 20 साल में हमारी उतनी तरक्की नहीं हुई जैसे पश्चिमी देशों की हो रही है। तो इस समस्या को देखते हुए एक नई संस्था बनाई गई जिसको कहा गया है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली उठाई, है ना, वो बनाई गई। और इस कौन सा समूह तैयार किया गया, समूह G77 को तैयार किया गया, उसको संगठित किया गया। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को कहते हैं NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहलाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में NIEO के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 संस्थाएं बन गई कि एक NIEO बन गई और दूसरी क्या बन गई, आपकी G77 बन जाती है ना। कौन कौन सी आ गई, NIEO बन गई और एक बना दी हमने क्या, G77। अब ये दोनों संस्थाएं क्या करने वाली हैं, तो इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य ये होगा कि जो विकासशील देश हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उनके लिए काम करेंगे। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके। मतलब NIEO क्या करेगा कि आपको आपके संसाधनों पर सही तरीके से नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक से अधिक सहायता मिल सके, कच्चे माल के सही दाम मिल सके और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। इस उद्देश्य से, मतलब कि क्या हो गया, हम एक तरीके से देखें कि आपका क्या होगा, यहां पर आर्थिक विकास के लिए आपने क्या तैयार कर लिया, यहां पर NIEO तैयार कर लिया, जो आपका आर्थिक विकास करेगा। ये आर्थिक विकास कैसे करेगा, आपको संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करेगा, कच्चे माल के दाम अच्छे मिले और जो तैयार माल है उसके दाम अच्छे मिले, साथ ही साथ उसके लिए बेहतर बाजार भी मिले। ये काम आपके NIEO का होने वाला था। तो इस उद्देश्य से NIEO की स्थापना कर दी गई। तो 2 संस्थाएं बन गई, NIEO और G77, जो उन देशों के लिए वकालत कर रही हैं या उन देशों की तरक्की का काम कर रही हैं जो विकासशील हैं या आगे विकासशील
स्किल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में हमने ये देखा कि भाई अनऔपनिवेशीकरण क्या कहलाता है और स्वतंत्रता क्या है, और जो विकासशील देश थे जो हाल में नए स्वतंत्र हुए थे उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उनके लिए भी 2 संस्थाएं बन गई। पुरानी संस्थाएं तो काम कर ही रही थी और इनको फोकस करके और काम करने के लिए नई संस्थाएं यहां पर बना दी गई। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें, व्यवस्थित तरीके से पढ़ें और आगे बढ़ें, इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप सर्च बार में टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही सर्च करेंगे आप वेबसाइट के अंदर प्रवेश करेंगे, आप कोर्सेस में जाएंगे। कोर्सेस में जाते ही आपको कई सारे कोर्सेस का ऑप्शन मिलेगा। वहां से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करने वाले हैं या क्या पढ़ने वाले हैं। मानता हूं कि मैंने माना कि आप हिंदी मीडियम पढ़ने वाले हैं, तो आपने हिंदी मीडियम को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर आपको यहां पर क्लासेस का ऑप्शन आएगा, आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने कक्षा 10वीं यहां पर सिलेक्ट की, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे टीचर्स आपके सामने होंगे, सारे टीचर्स आपके सामने होंगे। अब देखना यह है कि भाई आपको कौन सा विषय पढ़ना है, तो सारे हैं आपके सामने, जो मन करे वो आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री देखने वाले हैं, तो यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्या होगा, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरे चैप्टर्स खुल जाएंगे। हर एक चैप्टर पर इस पर क्लिक किया, इसके सारे टॉपिक खुल जाएंगे। इसके मतलब कॉन्सेप्ट वीडियो, कंप्लीट रिवीजन, वन शॉट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, सब कुछ आपको यहां पर उपस्थित हो जाएगा। इसे आसानी से क्या कर पाएंगे, आप एक्सेस कर पाएंगे। और वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, उस टॉपिक के आगे लिखा होगा वॉच नाउ, वॉच नाउ पर क्लिक किया और वीडियो चल गया। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाने का मन है तो परेशान नहीं होना है, यही नीचे आपको नेक्स्ट वीडियो का बटन दिया गया है, बस दबाइए और अगले वीडियो पर चले जाइए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से आगे रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस होते हैं, जो भी सेशंस होते हैं, सभी को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।